हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसमें आपका ये जो क्वेश्चंस है ना वो 100% आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग जो ये सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस है वो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएंगे। ठीक है, और अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 नंबर लाना है ना, मतलब आपको 70 में 70 करके आना है। ठीक है, और 95% तो आपका फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपके जो 7 मार्च को पेपर है उसमें ये 100% आएगा भी, क्योंकि ये आपका जो पेपर है उसी में से ही लिया गया है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें इंपॉर्टेंट जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमारे, ठीक है, और साथ में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय, क्योंकि उनको वो जल्दी याद नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपकी आ ही चुकी है, या फिर मैं आप लोगों के लिए दोबारा ऑब्जेक्टिव का ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो लघु और दीर्घ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, लेकिन आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चंस हैं। ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं लिया हूं। देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना और अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें कह क्या रहा है, देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो, जर्मनी का एकीकरण जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण जो है और इटली का एकीकरण, इटली का भी एकीकरण इंपॉर्टेंट है, बट इटली का एकीकरण आप लोग तैयार करना, जर्मनी का मैं तैयार करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऐसा है नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, पढ़ा रखा है, देख ले सकते हो। तो इटली का सबसे पहले हम लोग समझेंगे जर्मनी का एकीकरण क्या है, कैसे हुआ था। देखो, जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं मध्यवर्गीय जर्मन, जो मध्य वर्ग में आते थे। ठीक है, पहले क्या था, एक कुलीन वर्ग था, एक मध्य वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, ऐसे वर्ग में बटे हुए थे। अब तो ऐसा नहीं है, बट पहले की बात है तब। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी, बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब है वो सारी, जैसे आपके जो निर्वाचित संसद है उनको जोड़ा जाए और शासित राष्ट्र राज्य बनाया जाए, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। मगर हुआ क्या कि इस पहल को राजशाही जो राजा थे और उनकी जो फौज थी, जो उनकी सेना थी, फौज थी, फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया। मतलब उस बात को दबा दिया कि भाई ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उनका जो है, उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों से भी समर्थन किया गया। जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा खेत जायदाद थे, उन्होंने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा है, प्रसा ने इस एकीकरण का जो है नेतृत्व संभाल लिया, और उसका जो मुख्यमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, जो उसका मुख्यमंत्री कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था इस प्रक्रिया का क्या था, जनक था, और उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उन्होंने जो प्रसा है उसकी सेना और प्रसा और नौकरशाही की मदद ली, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और एकीकरण की जो ये प्रक्रिया है ये पूरी होगी जनवरी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ।
कब हुआ? 1871 में। भाई ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इसका जो जनक था वो कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क था, जो इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप वो क्वेश्चन तैयार करो जो आपको कई सारे हेल्प दे सके। तो ये पहला हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना हमारे डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो हमारा महामंडी है, महामंडी का नाम सुना है? भाई आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो नहीं जानते होंगे। चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। महामंडी जो है उसमें बताना है कि जो महामंडी है, महामंडी के कारणों का व्याख्या कीजिए। भाई आखिर महामंडी हुआ तो उसके क्या कारण थे, क्यों महामंडी हुआ, इस चीज के बारे में बताना है। तो सभी को पता है महामंडी होने का कारण क्या था। देखो जो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई, कब हुई थी? 1929 में जो आर्थिक महामंडी है उसकी शुरुआत हुई, और महामंडी के जो प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है कि औद्योगिक क्रांति के कारण, जो औद्योगिक क्रांति है उसके कारण जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन है, क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई, अब क्रांति होने के बाद भाई सारे लोग खुश थे, और उसके बाद हुआ क्या कि जो अमेरिका था और ब्रिटेन था उसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया। मतलब कई सारी चीजों का जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया, और 1930 तक माल इतना ज्यादा तैयार हो गया, इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार ही ना रहा। अब इतने सारी चीजें यहां आ गई, इतने सारी चीजें बन गए कि इसका खरीदार ही नहीं रहा, क्योंकि सारे लोगों के पास इनफ था, ऑलरेडी बहुत सारे माल हो गए थे। ठीक है, दूसरा है पॉइंट कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। अब जब सारे लोग बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे थे तो कृषि के जो किसान थे वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, और वो भी उत्पादन कार्य ज्यादा करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। तो किसानों की कीमत और ज्यादा गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन करना शुरू किया, और ज्यादा उत्पादन करना शुरू किया, किंतु इससे और ज्यादा कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि और बड़ा भंडार इकट्ठा होता जा रहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। यूरोप में बहुत सारे बैंक धराशायी हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत गिर गई थी। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई, बहुत ज्यादा उसकी जो कीमत है वो गिर गई। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। जो अमेरिका का शेयर बाजार है, शेयर बाजार आपको पता है बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, बुरी चीज है, दोनों है। जैसे आप करना चाहो तो सीख कर करो तो अच्छी है। तो अमेरिका के जो शेयर बाजार है में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। अब भाई जब बहुत ज्यादा गिरावट हो गई तो इससे व्यापारी जो लगाए हुए थे शेयर में उनकी जो है बहुत ज्यादा गिर गई। बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 करोड़ लगाए रहते हैं, अब इतना ज्यादा गिर गया कि 1 लाख 2 लाख पे आ जाए तो कहीं ना कहीं तो उनको बहुत ज्यादा हानि होगा ना। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं महामंडी के कारण के। तो ये 4 पॉइंट आप तैयार कर लो, बहुत है। ठीक है, तो ये महामंडी का कारण है, इसको आप बढ़ा चढ़ा के और भी बड़ा लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो मेन पॉइंट का बात किया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, जल दुर्लभता क्या है? जो जल दुर्लभता है वो क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देखो, पॉइंट समझना ध्यान से। ठीक है, जल के विशाल भंडार, जो जल का विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल में कमी की महसूस हो जाए, भाई जल नवीकरणीय योग्य है, हम जल को पुनः बना सकते हैं, बट फिर भी अगर जल की कमी हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा लोगों को पता होगा बट लिखने का तरीका नहीं पता होगा। तो वो 3 कारण, पहला देखो बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या में क्या है, जहां पहले एक घर में 5 लोग थे, अब वो जल जो है जल का भाई यूज कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो फालतू में जल का यूज करते हैं। अब उसी घर में 10 लोग हो गए तो कहीं ना कहीं जल की ज्यादा खपत हो रही है, जल की ज्यादा यूज हो रही है, तो इससे प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इस समय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और नंबर 1 है इंडिया जनसंख्या में। तो देखो जल अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो खेत को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें जो पानी देने की मात्रा है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे जल की कमी तो होगी ही। दूसरा पॉइंट है जल का असमान वितरण। तो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है, अभी भी देखी जा सकती है इस टाइम। ठीक है,
निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर और नीचे गिर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटर है या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिससे खेतों की सिंचाई करते हैं, तो उससे जो जल का स्तर है वो और नीचे गिरता जा रहा है। पहले जिस जगह से मोटर से पानी आता था पहले क्या, अब कुछ दिन बाद वहीं से पानी खत्म हो गया और नीचे जब आप मोटर का वो होगा तब पानी आएगा। ठीक है, तो ऐसे जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट समझ लो, बहुत है। जल दुर्लभता का 3 पॉइंट। ठीक है, समझ में आया ना 3 पॉइंट। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक उठा के देख लो, गाइड उठा के देख लो, एंड आप कुछ भी उठा के देख लो, आपको मिलेगा यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, बट जो कराऊंगा वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो चौथा क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है। संघवाद, ठीक है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बतानी है। तो प्रमुख विशेषताएं भी देखेंगे, संघवाद भी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो संघवाद क्या है। तो संघवाद हमारा जो है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब होता है एक दूसरा रूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, अब हम लोग विशेषताएं देखेंगे एक एक को। पहला, संघवाद की विशेषताएं। पहला, यहां सरकार 2 से अधिक स्तर वाली होती है। क्या होती हैं? यहां जो हमारी सरकार है वो 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा समझो, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर प्रशासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर यह कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कर वसूलने का और जो कानून बनाने का जो क्षेत्र होता है वो उन सबका अलग अलग होता है, एक में नहीं होता, अलग अलग होता है। और अलग अलग में क्या होता है कि वो ये काम कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होता है। अगर आपको संविधान का कोई भी नियम बदलना है, कोई भी रूल, कोई भी प्रावधान बदलना है, तो वो केवल एक ही सरकार, एक ही स्तर की सरकारें नहीं चेंज कर सकती। इसके लिए हमें दोनों स्तर की सरकारों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट हैं और चौथा क्वेश्चन भी है। 3-4 पॉइंट हैं विशेषताओं में, बस बहुत ज़्यादा आसान है, बट आप लोगों को समझना जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को आप बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा लिख सकते हो, इसमें नहीं है भाई। सोशल साइंस में ना कोई फार्मूला, ना कोई कुछ नहीं काम आता, बस केवल लिखो अच्छे से, हैंड राइटिंग अच्छी हो, हेडिंग अच्छे से बनाओ और फटाफट से लिखते चले जाओ, आपको नंबर भर भर के मिलेगा। ठीक है, बस आप अच्छे से लिखो, राइटिंग से लिखो। देखो 5वां क्वेश्चन है हमारा लघुत्तरीय कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। 3 विशेषताएं। देखो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। जो हमारी भारतीय कृषि है, भारत की कृषि है, वो प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति की निर्भरता का मतलब अगर वर्षा होती है तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, अगर वर्षा नहीं होती तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारा है प्रकृति पर निर्भरता। पॉइंट समझो। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अगर नियमित रूप से वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि पीछे हो जाती है। और जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन में भी नियमित मात्रा प्राप्त होती है। अगर अच्छे से वर्षा होती है तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। दूसरा पॉइंट, कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से बहुत कम है। यहाँ किसान बहुत सारे हैं, काम करने वाले लोग बहुत हैं, बट जो अगर पैसों की बात की जाए तो बहुत कम है लोगों से। ठीक है, मतलब अगर हम नेक्स्ट कंट्री से कंपेयर करें, तुलना करें, तो इनकी जो आय है वो बहुत कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिकों की औसत जो उत्पादकता केवल $105 है। $105 का मतलब केवल 8 से 9,000, 9 से 10,000 हो जाएगा, बस 9,000। ठीक है, इतनी कम है पूरे साल की एक किसान की आय। ठीक है, मतलब एज ए कंपेयर किया गया है, मतलब सारे किसानों को, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत कम होगा, तो सबको एक सिस्टम में बनाया गया है। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट, खंडन फसलों की प्रमुखता। तो भारतीय कृषि में खंडन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा करना चाहिए। भाई 100 करोड़ से भी ज्यादा, 144-45 करोड़ जनसंख्या है, तो उसके लिए तो भाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो ये 5 मैंने आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन समझा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, और भी क्वेश्चन समझाया जाएगा, लेकिन ये 5 जो हैं इसमें से आपको 3 से 4 देखने को भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मैं आपको अभी 5 ही क्वेश्चन लघु उत्तरीय समझाऊंगा, क्योंकि अभी हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समझना है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होगा। तो इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर शायद बैठ जाओ तो अच्छा है। केवल हेडिंग नोट करो, जैसे मैं अयोग्य शासन बताया तो इसका हेडिंग नोट करो। ये चीज आप खुद से लिख सकते हो। अयोग्य शासन का मतलब, अयोग्य का मतलब जो योग्य ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित हो, बस खुद से बनाकर लिख सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसके जो कारण थे वो क्या थे, मतलब हुई क्यों फ्रांस की क्रांति, ठीक है, उसके कारण बताओ, ठीक है। तो अगर कोई ना कोई दुष्टता रही होगी तभी ये हुआ। झगड़ा अगर होता है तो कोई ना कोई होता है उसमें लगाने वाला, तभी झगड़ा होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही हमारा फ्रांस की क्रांति में बहुत सारी चीजें थी जो चेंज करना चाहिए। जैसे देखो 1789 में फ्रांस एक ऐसा क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश एक ऐसा शासन था जो बिल्कुल बेकार था, जिद्दी शासन था, कोई काम का नहीं था, जनता के काम को सुनता नहीं था, केवल खुद राज करता था और उड़ाता था, ठीक है। ये था लुई वंश का शासन, जिसका अंत करना इतना ज्यादा जरूरी था कि जितना ज्यादा जरूरी हमारे लिए सांस लेना होता है, ठीक है। किसान को इतना बेकार व्यवहार करता था। वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन का मतलब क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था, लुई वंश का, जिसका शासन जो है लुई 16वीं, कौन था, लुई 16वीं था, और वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासन था। वो अयोग्य था, अशिक्षित था, साथ में जिद्दी था। अगर किसी को चाहे तो मार देता था, किसी से जो काम करवा सकता था। कर्तव्यहीन, कोई काम वगैरह नहीं करता था, बेकार था, ठीक है, शासन था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि जनता इसके विरुद्ध हो गई। मतलब वो कोई भी सुधार नहीं करता था, इसलिए जनता जो है, पब्लिक जो है, वो इनके विरुद्ध हो गई। अब जो जनता अगर किसी के विरुद्ध हो जाए तो उसका नाश तय है, ठीक है, क्योंकि वही जनता उसको राजा बनाता था। अगर आज कोई आपका कोई भी चीज है, ठीक है, इतने बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं, अगर जनता उनके खिलाफ हो तो वो नहीं जीतेंगे, ठीक है। जनता के द्वारा ही आज बड़े बड़े पीएम सीएम और सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जनता इनके खिलाफ थी, तो इसलिए इनका अंत तय था, आज नहीं तो 10 दिन बाद। देखो मध्यम वर्ग, यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति थे, मतलब अमीर तो थे बट छोटे उद्योगपति थे, डॉक्टर थे, वकील थे, अध्यापक थे और निम्न पदों पर कार्य करने वाले थे, अधिकारी आते थे, जो भी विरोध करते थे, जो भी इनका विरोध करते थे, ये सब भी इनका विरोध करते थे, क्योंकि इनका भी कोई, मतलब इतने बड़े बड़े पद पर हैं फिर भी इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। रिस्पेक्ट उनका था जो राजा थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन सबका ज्यादा रिस्पेक्ट था, बट इन सबको नहीं था, जो कि अब जैसा मिल रहा है। आम जनता की दयनीय स्थिति, जो आम जनता थी, जो दलित लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी तो स्थिति बिल्कुल बेकार थी। इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग का था। मतलब जो इस समय शासन था, जो सबसे उच्च वर्ग में आते थे, और उच्च वर्ग का सेकंड रूप है कुलीन वर्ग, ठीक है। तो इन सबका शासन का राज्य था, और अच्छे से ये सब अच्छे से जीवन, जहां ये सब अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही आम जनता की स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब भीख मांगने लायक, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अभी हमारे और भी पॉइंट है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 पॉइंट और समझ लो तभी मजा आएगा। देखो इसमें कह रहा है कि दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक थे वर्ग उदित हुआ, इस समय जो दार्शनिक वर्ग है उसका उदय हुआ, और उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों और फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, और इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर हो गई। दार्शनिक जो थे, दार्शनिक लोग, वो जो जनता थी उनके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को भर रहे थे, ताकि ये क्रांति हो और इस शासन का अंत हो, ठीक है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था और ये करा भी गया। 5वां पॉइंट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, लगा रखे थे। यहाँ की अनेक धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। बहुत सारे धार्मिक विश्वास, तुम अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे इन पर भी प्रतिबंध लगा था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप तैयार कर लो फ्रांस की क्रांति के कारण। पॉइंट हेडिंग याद रखो, अयोग्य शासन, मध्यम वर्ग, साथ में जनता, आम जनता की दयनीय स्थिति, दार्शनिकों का प्रभाव एंड स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। बस ये चीज तैयार रखो, बहुत है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, मजा आएगा। देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो क्या है, एंड साथ में जो उनकी स्रोत हैं उनकी आपको व्याख्या भी करनी है। तो देखो ध्यान से, ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त होते नहीं होते, मतलब गैर परंपरागत है तो ये समाप्त नहीं होते, अगर परंपरागत होता तो वो समाप्त हो जाते हैं होते, और जिनकी पुनः पूर्ति है संभव है, मतलब पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं, गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, भाई सौर ऊर्जा का हम पुनः प्रयोग या बना सकते हैं, जब तक सूर्य भगवान है तब तक तो हो ही सकता है। पवन ऊर्जा भी हो सकते हैं, पवन जी हैं। तो ऐसे ऐसे आप बहुत अच्छा उदाहरण देखो। पहला सौर ऊर्जा, भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। जो भारत है एक उष्ण कटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, फोटो वोल्टाइक जो है प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो धूप है उस सौर ऊर्जा से हम लोग बड़े बड़े बल्बों को जलाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े जगहों पर। तो ये क्या होता है, ये विद्युत में धूप जो है, सूर्य भगवान का जो धूप है उसको क्या करता है, ये विद्युत में चेंज कर देता है, विद्युत इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है। इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, घर के बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में, इन सब जगह ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में है, इन सभी जगह जो हमारा पवन ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बायोगैस, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से, घरेलू उपयोग से बायोगैस का उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस आप लोगों ने देखा होगा, पहले बनाते थे लोग। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय कहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना, वही होता है भूतापीय ऊर्जा। तो ये चार हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको तैयार भी करा दिया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बहुत आसान भी है, कुछ है नहीं कि आपको याद ना हो, ऐसा तो इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे हो चुके हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, दो क्वेश्चन तो हो ही रहे। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो हमारी भारतीय कृषि है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है भाई, उसकी समस्याएं क्या है, आखिर भारतीय कृषि क्यों पीछे हो रही है। तो इसकी मैं 5 ऐसी समस्याओं के बारे में बात करूंगा जो अगर एक किसान है तो वो जानता होगा। ठीक है, बहुत सारे किसान के बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, वो बना बना के लिख भी सकते हैं। देखो, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, बहुत पहले से ही कृषि की जा रही है, सभी को पता है खेती की जा रही है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो है परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से हमें ये सब देखने को मिला है। ठीक है, भूमि संसाधन के प्रयोग से हमें ये समस्याएं देखने को मिला है। देखो, पहला पॉइंट, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। भाई अब उसी भूमि पर आप हजारों साल से खेती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें अच्छे से यूज नहीं करोगे सारी चीजों का, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। पहले उसी खेत में बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, अब उसी खेत में बहुत कम पैदावार होती है। क्यों? क्योंकि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है और आप उसमें ऐसे ऐसे फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हो, खाद का प्रयोग करते हो, उर्वरक का प्रयोग करते हो, तो इससे उसमें और ज़्यादा शक्ति कम हो रही है। ठीक है, तो भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है। अधिक रासायनिक तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। बहुत सारे रासायन का प्रयोग करते हो, बहुत सारे उर्वरक का प्रयोग करते हो, इन सबसे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो और ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, मृदा अपरदन, तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, जब ऊपर का मृदा का अपरदन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो भाई ऊपर ही सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है तो वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उपजाऊ शक्ति और कम हो जाएगी। पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण मृदा अपरदन के मेन कारण है। पेड़ों की कटाई करते हो और पशु चराते हो तो ये सब मृदा अपरदन करते हैं। बहुत तेजी से जब पानी बहता है तो भी बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, खेती के पुराने
उपकरण तथा ढंग, जो खेती है उसके पुराने उपकरण तथा ढंग से बहुत सारी जगह अभी भी खेती की जाती है, अभी भी बहुत सारी जगह बैलों से खेतों की जुताई की जाती है। ठीक है, तो ये सब पुराने ढंग हैं। जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो वो आप 2 दिन लगाते हो, तो ये सब पुराने ढंग हैं। ठीक है, देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरण से खेती करता है, जिससे उत्पादन कम होता है, जिससे उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है खेतों का छोटा आकार। भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उनके खेतों का आकार छोटा है। भारत में अभी भी किसान बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके खेतों का आकार छोटा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 बीघा 3 बीघा खेत ले सके। ठीक है, तो अभी भी वो उतने में ही कैसों ना कैसों अपना पालन पोषण करते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट इसका है, देखो अपर्याप्त भंडार सुविधाएं। देखो अपर्याप्त जो है भंडार सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, एक तो कृषि लागत के लिए हमें अधिक दाम देना पड़ता है तथा दूसरी ओर मूल्य बढ़ने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद जो है मूल्य कम मिलता है। मतलब सारे लोग एक साथ ही, मतलब अगर गेहूं है तो सारे का एक साथ ही पैदा होता है, उसी टाइम में सारे लोग एक साथ मंडी में जाते हैं। अब इतने सारे गेहूं आ गए कि दाम कम हो गया। ठीक है, बीज जो है बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो ये हमारा है बच्चों पांचवा समस्या। बस ये 5 पॉइंट याद रखना। 5 समस्याएं भारतीय कृषि की बहुत है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना। आप 2 पेज आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इनके 4 लक्षण बताइए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, इनके 4 लक्षण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, जो हमारा भारत है यहाँ 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। कैसे 2 स्तरीय कैसे हैं, अब तो और भी ज्यादा स्तर हो चुके हैं। देखो पहला, संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। मतलब संविधान ने पहले तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, बट संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, एक संघ सरकार है एक राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। बट बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था जो हमारा तीसरा स्तर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये दूसरा के बाद तीसरा स्तर आ गया। ठीक है, कठोर संविधान, हमारा संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया जाता है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से आपसे मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें चेंज कर सकते हो संविधान में। तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, भारत में शक्तियों के बंटवारे में संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। अभी हमें 2 पॉइंट और समझना है। 2 पॉइंट का मतलब अभी हमें 5 पॉइंट, मतलब 3 हो गए, 2 और 5। चौथा, वित्तीय स्वायत्त, मतलब सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, लास्ट पॉइंट 5वां है केंद्रित संघवाद। तो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन समझते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग हो गया, 5 हमारे लघु। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको 5 समझाऊंगा। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वस्तुएं, सेवाएं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण स्तर वाली होती हैं। एक हमारा स्थल, एक जल, एक वायु। आप स्थल यानी कि रोड के द्वारा जा सकते हो, एक जल के द्वारा जो जल के नीचे चलती हैं, जो जल पर चलती हैं, शिप जिसे जहाज कहते हैं, वायु। ठीक है, वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है, अब संचार क्या है? संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। पहला,
एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करती है। आपने बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन कर लिया, बट आपने उसको सेल करने मतलब बेचने के लिए आपने दूसरी जगह नहीं भेजा, तो उसका क्या फायदा? तो वो तो हमें साधन का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये साधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सक्षम परिवहन के शासन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित है। दूसरा पॉइंट है, भारत में अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन ही है। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो हमारा अच्छा परिवहन तथा संचार के साधन ही है। पहले जो चीज आप भेजते थे 1-2 दिन 7 दिन लग जाता था संदेश भेजने में, अब व्हाट्सएप पे आप हाय लिखो, उधर से आ जाएगा मैसेज हेलो, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अगला हम लोग पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट समझो, यहां है सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता ही संभव है। अब इस प्रकार से हम परिवहन तथा संचार के देश के विकास में बहुत मदद करती हैं तथा यह किसी देश के जीवन की अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। इसी कारण ही हम किसी जीवन की अर्थव्यवस्था कहते हैं परिवहन तथा संचार को, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सामाजिक विज्ञान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मैंने समझा दिया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को देना, जब आप पेपर देने जाना देख लेना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी क्योंकि इसमें मैंने आपको लघु दीर्घ समझा दिया। मानचित्र और ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, मानचित्र का बहुत ही जल्द आने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।